कॉम्प्रिहेंड का मतलब समझना होता है। जब आपकी लिसनिंग हो जाए प्रॉपर अच्छे तरीके से समझने के लिए जो भी कम्युनिकेट किया जाए, तो ये बिल्कुल बेसिक बात हो जाती है। बसंत, हैप्पी, हाँ जी, गुड आफ्टरनून, आपके उसमें HAP लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ भाई? बसंत जी, मैं सही बता रहा हूँ? इसेंशियल कंडीशंस फॉर लिसनिंग स्किल्स, हमने इसको कल पढ़ लिया था और हमने आपको बताया भी था कल, कुछ एक प्रोनाउंसिएशन की बात हुई थी को कि कहीं भी अगर EL और ES आ जाए तो इसको ध्यान रखना है, EL और ES प्रोनाउंस नहीं करना है, अल और अस प्रोनाउंस करना है, राइट? स्पीकिंग स्किल्स की बात हुई, प्रोडक्टिव, एक्सप्रेसिव, ओरल, ठीक है, ये मोड होते हैं। स्पीकिंग जनरली कन्वे इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए यूज किया जाता है। इनफॉर्मल और स्कॉलरली प्रेजेंटेशन या फॉर्मल एड्रेस के रूप में हो सकता है कि हम कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना? उन सब सेंस में ये सब चीज़ें आ सकती हैं। ये सब बातें हमें आज स्पीकिंग स्किल को समझना है शायद, मेरे ख्याल से। नहीं, नॉन इंटरेक्टिव, पार्शियल इंटरेक्टिव ये सब हो चुका था, पिछली क्लास में हो गया था। रीडिंग स्किल मतलब इंडिया में रीडिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया नहीं जाता है, ये बात पिछली क्लास में हुई थी। रीडिंग के 4 प्रकार, साइलेंट रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, अलाउड रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग, सबके अपने अलग अलग हिसाब किताब हैं। साइलेंट रीडिंग, आप एकदम शांत हैं और कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो एक सर ये कुछ खो जाने के सेंस में आता है। इंटेंसिव रीडिंग इज बेसिकली डीप रीडिंग, जब आप उसमें जा कर के बहुत सारे वर्ड मीनिंग को, बहुत सारे सेंस को, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, देन इट इज कॉल्ड इंटेंसिव रीडिंग। अलाउड रीडिंग का पर्पस हो जाता है बोल करके पढ़ना, तो उससे जब आप बोल के पढ़ेंगे तो दो बातों का फर्क पड़ जाता है। एक तो आपका प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो जाता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, बोल चाल का जो टोन है ना, कि आप जब बोल रहे हैं तो क्या चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं। कभी कभी जैसे दिल्ली में तो क्या होता है कि जैसे हरियाणा वाले जब बोलते हैं, कई हरियाणा वाले भाई बोलते हैं, सर हम लोग की भाषा में सर तो प्यार तो सर जाने ही ना, हम लोग क्या प्यार से ही बोलेंगे, लग रहा है लड़ाई करने के लिए मूड में आया है। हम कहे हाँ भाई ये बात तो खैर है, ये तो टोन का अपना फर्क है। बोले जी यहाँ तो ऐसे ही टोन चलता है सर जी, क्या ही कर सकते हैं। मतलब प्यार से भी कोई बोलेगा तो लग रहा है कि एकदम गुस्से में है और बिल्कुल लड़ाई करने के मूड में आ चुका है। इंटोनेशन, और कहीं कहीं देखो लखनऊ के बारे में बातचीत करो, लखनऊ वालों को भाई क्या तहजीब वाली भाषा है, हाय हाय, शहद टपकता है उनकी भाषा से, ठीक है। इलाहाबाद, बनारस, सेम चीज, ऐसे ही मतलब बड़े प्यार से बोलते हैं सब, ठीक। मथुरा के लोगों को देखो, गुस्से में ही बोलेंगे तो बिल्कुल राधे राधे करके गुस्सा करेंगे। तो अलाउड रीडिंग, खैर प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन का मतलब राइजिंग टोन, फॉलिंग टोन, ये सब चीजें इंप्रूव हो जाती हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग का जो पर्पस होता है वो क्या होता है, लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग को पढ़ते हैं और जस्ट फॉर समरी, एक मन में समरी आ जाए। जब जब आप नॉवल पढ़ते हैं, रीडिंग नॉवल इज विच काइंड ऑफ रीडिंग, और रीडिंग नॉवल इन्वॉल्व्स साइलेंट रीडिंग, अलाउड रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग। नॉवल को पढ़ना, बसंत, पूर्णिमा, जैस्मीन, किस प्रकार का पर्पस फुलफिल करता है नॉवल को पढ़ना, या नॉवल को पढ़ते हैं तो कौन सी प्रकार की रीडिंग हमारे काम आती है वहां पे, ये आप बताइए। इंटेंसिव रीडिंग नहीं जी, जैस्मिन, नॉवल को पढ़ते हैं तो थोड़ी ना कि हम जाके एक एक क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं उसका, वो ऐसे पढ़ते हैं। जब हम ऐसे पढ़ते हैं या कोई पोएम पढ़ते हैं तो ये सब चलता है, फिर डीप में हम जाके पढ़ाई करके चीज़ों को बाहर निकाल के आते हैं। मनीषा, मैसेज करना है आपको चैट फैकल्टी पे, आंसर आपका बिल्कुल सही रहा, एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग में लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग को पढ़ते हैं, अब 200, 250, 300 पेज पढ़ना है, तो पढ़ के आपको एक प्रकार से समराइज कर लेना है चीज़ों को, क्योंकि बहुत सी चीज़ें, बहुत से डिस्क्रिप्शन ऐसे होते हैं जो कि किसी मतलब के नहीं है। तो समरी फॉर्म में आप नॉवल को लेके चलते हैं, देन इट इज कॉल्ड
एक्सटेंसिव रीडिंग। आज वो बात आगे बढ़ाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीडिंग स्किल्स, यहाँ से देखते हैं चीज़ों को, हमें यहाँ से करना था। रीडिंग इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्किल्स, ठीक है, ये तो होता ही है क्योंकि इतने कठिन कठिन स्ट्रक्चर्स लिखे होते हैं, तो अगर हमारे पास वो नॉलेज नहीं होगा तो हम कुछ पढ़ के समझ नहीं पाएंगे। जैसे मान लो अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ, आई एम गेम फॉर इट, बताओ जी क्या मतलब हुआ इसका? आई एम गेम फॉर इट। बताओ क्या मतलब हुआ आई एम गेम फॉर इट का? अब कोई सोचेगा गेम तो मतलब खेल हो गया, मैं इसके लिए खेल हूं। तो अगर आपके अंदर वो कॉग्निटिव स्किल्स नहीं है कि चीज़ों को आप समझ पाओ, तो आप अर्थ निकाल नहीं पाओगे। अब आपको पता होना चाहिए भाई एक वर्ड के एक से ज़्यादा मतलब भी हो सकते हैं, तो द मोमेंट यू कम टू नो कि इसका जब मैं खेल वाला सेंस ले रहा हूँ तो इट साउंड्स वेरी वियर्ड, इट साउंड्स वेरी ऑड। तो ऐसे केस में आप जाते हैं डिक्शनरी में, इसकी मीनिंग को देखते हैं कि क्या मतलब कुछ और भी तो नहीं इसका मतलब है। देन यू कम टू नो कि गेम का मतलब रेडी भी होता है, READY। आई एम रेडी फॉर इट, दिस इज द मीनिंग। जैस्मिन, रात को कोई तुम्हें बोले 1 बजे चल के बाहर चाय पियेंगे घर से बाहर, मान लो तुम कहीं पीजी में रह रही हो, घर से तो मौका नहीं मिलेगा बाहर निकलने का 1 बजे रात में, लगाएंगे मम्मी पापा एक एक दूसरा, ठीक है। मान लो सपोज यू आर लिविंग समवेयर इन गर्ल्स हॉस्टल और वुमेन हॉस्टल और पीजी वेयर सो एवर, एंड देयर आर सम गर्ल्स प्लान कि यार 1 बजे रात में निकलेंगे, कुछ एडवेंचर करते हैं, हम लोग भी लड़के तो करते रहते हैं, लेट्स डू सम एडवेंचर्स। और वो प्लान बना करके निकलते हैं वो लोग क्या करने के लिए? चाय पीना है रात में 1 बजे। अब किसने कहा हाउ मेनी ऑफ यू आर गेम फॉर इट? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेम फॉर इट, तो बताओ क्या आंसर होगा? कितने लोग इसके लिए तैयार हैं? तो गेम का मतलब कुछ एडवेंचरस काम करने के लिए तैयार होना। अब जैस्मिन ने कहा नो नो आई एम नॉट गेम फॉर इट यार, आई एम नॉट गेम फॉर इट। तो और पूर्णिमा ने कहा आई एम गेम फॉर इट, नो प्रॉब्लम, चलो देखते हैं जो भी होगा। तो कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है कुछ टफ स्ट्रक्चर्स को पढ़ने समझने के लिए। रीडिंग इज सेलेक्टिव एज इट इज बेस्ड ऑन रीडर्स चॉइस, ऑब्वियसली ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि रीडिंग सेलेक्टिव होता है क्योंकि रीडर के चॉइस पर डिपेंड करता है। रीडिंग शुड बी क्लियर एंड फ्लुएंट, ऑब्वियसली होना ही चाहिए। यस, आई नो दैट यू आर नॉट गेम फॉर इट। रीडिंग शुड बी एंजॉयड विद करेक्ट इंटोनेशन एंड प्रोनाउंसिएशन, ये बिल्कुल सही बात है। करेक्ट इंटोनेशन और प्रोनाउंसिएशन जब आप कोई चीज पढ़ते हैं तो आप सही में आप उसको थोड़ा एंजॉय भी करते हैं अलग तरीके से, ठीक है। राजा ने कहा फिर किस मकसद से तुम यहाँ पे आए हो? अब आपका रौब, आपका इंटोनेशन बिल्कुल चेंज हो चुका है क्योंकि राजा का तरीका ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। महाराज मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मुझे मेरे घोड़ों की कीमत मिल जाए। आप जैसे न्यायी राजा के पास आकर के अगर मैं न्याय ना ले सका या मुझे न्याय ना मिल सका तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा महाराज। कृपया महाराज न्याय करें महाराज। ये इंटोनेशन मतलब ये टोन है ना, पोलाइटनेस, इस टोन में इस तरह का राइजिंग टोन ना होना, दिस इज ऑल अबाउट इंटोनेशन। तो जब आप ऐसे कोई चीज पढ़ते हैं बोल बोल के इस तरह से इंटोनेशन और प्रोनाउंसिएशन के साथ, तो सही में आप उसको एंजॉय भी करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू राइटिंग स्किल्स। राइटिंग इज द प्रोडक्टिव स्किल। दो स्किल हुआ था ना प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव स्किल कौन कौन से हैं? जब हम कोई चीज अंदर ले रहे हैं, अंदर, ठीक है, और जब हम कोई चीज बाहर निकालना है तो बाहर निकालेंगे तो बोलेंगे, बोलेंगे तो बाहर निकलेगा, ठीक। और जब लिखेंगे तो बाहर निकलेगा। तो दोनों ही हमारे पास क्या है, दे आर प्रोडक्टिव स्किल। सो राइटिंग इज द प्रोडक्टिव स्किल इन द रिटन मोड। It too is more complicated than it seems at first and often seems to be the hardest of the skills. ये ध्यान रखना। Which skills is the hardest out of four? Writing है। कहते हैं जो जितना ज्यादा लिखता है वो उतना बड़ा आदमी होता है।
तो hardest of the skills even for native speakers of a language, since it involves not just a graphic representation of speech but also the development and presentation of thoughts in a structured way. कह रहे हैं कि ये जो है नेटिव स्पीकर्स के लिए भी even for native speakers of a language, since it involves not just a graphic representation of speech but also the development and presentation of the thoughts in a structured way. राइटिंग स्किल इज मतलब खाली लिख देना नहीं, कुछ हो जाता है कि लिख दिया हो गया, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया तो हो गया, नहीं. डेवलपमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ थॉट्स इन अ स्ट्रक्चर्ड वे इज कॉल्ड राइटिंग. कुछ भी लिखना और अच्छे से लिखना दोनों में बड़ा अंतर होता है. तो राइटिंग स्किल का हमेशा मतलब होता है अच्छे से लिखना. ठीक है, इसका मतलब हमेशा क्या होगा, अच्छे से लिखना. राइटिंग स्किल की बात अगर की जाए तो राइटिंग स्किल इज एन important aspect of language teaching as writing skills reinforce oral and reading work. ठीक, आगे बढ़ते हैं. मतलब ओरल वर्क होगा, रीडिंग वर्क होगा, तभी जाके कहते हैं अच्छा लिखने के लिए पहले अच्छा रीडर होना बहुत जरूरी है. माइक्रो स्किल और कैरेक्टरिस्टिक इन राइटिंग, ध्यान से देखते हैं फटाफट क्या क्या है. कुछ माइक्रो स्किल्स, कुछ छोटी छोटी चीजें. और यूज द ऑर्थोग्राफी करेक्टली इंक्लूडिंग द स्क्रिप्ट, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन कन्वेंशंस. मतलब लिखने के लिए जो टूल्स हैं. ठीक है, आप स्क्रिप्ट माने कोई कहानी लिख रहे हैं तो उसकी स्पेलिंग वर्ड की प्रॉपर होनी चाहिए, पंक्चुएशन प्रॉपर होना चाहिए. जैसे अगर मैं लिखूं हिंदी में बड़ा प्यारा एक है, रोको मत जाने दो, बस हमने पंक्चुएशन को दो डिफरेंट प्लेस पे प्लेस कर दिया एंड सी द डिफरेंस ऑफ द मीनिंग. रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, है ना. बोलेंगे तो वो डिफरेंट है, बट यहाँ पे बात हो रही लिखने की. तो हाउ कैन यू एक्सप्रेस द आइडियाज इन अ वेरी प्रॉपर वे व्हेन यू राइट समथिंग विद करेक्ट स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन. ठीक है, तब जाके मतलब पता चलेगा कि आप जो लिख रहे हैं वो सही कितना आ रहा है. यूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स. नाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है, वो पूरा आपको फॉर्म लिखना पड़ेगा. दिस में मीन यूजिंग फॉर्म्स दैट एक्सप्रेस द राइट टेंस और केस और जेंडर. सही टेंस लिखना है, सही केस लिखना है, सही जेंडर लिखना है, ही है, शी है, पजेसिव है, सब्जेक्टिव है, क्या है क्या नहीं है, एडजेक्टिव है, नाउन है, कैसे आप उसको यूज कर रहे हैं, ऐसी चीजें. पुट वर्ड्स टुगेदर इन करेक्ट ऑर्डर, वो तो स्ट्रक्चर हो गया सेंटेंस का स्ट्रक्चर. यूज वोकैबुलरी करेक्टली, आपको वोकैब को करेक्टली इस्तेमाल करना है. जैसे दो वर्ड होता है, इन्फ्लुएंस होता है और अफेक्ट होता है. ठीक है, तो वेदर आपको अफेक्ट करता है या वेदर आपको इन्फ्लुएंस करता है. और ठीक इसी तरीके से कोई व्यक्ति, उसके विचार आपको अफेक्ट करते हैं या आपको इन्फ्लुएंस करते हैं. तो व्यक्ति के विचार आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, ये प्रॉपर यूज हो गया इस वर्ड का. और वेदर आपको अफेक्ट करता है. यूज द स्टाइल अप्रोप्रिएट टू द जॉनर एंड ऑडियंस. ठीक है, यूज द स्टाइल appropriate to the genre and audience. कह रहे हैं कि मेक द मेन सेंटेंस
constituents such as subject or verb and object clear to the reader. जो मेन सेंटेंस कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जैसे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया, ये रीडर को क्लियर कर दो, क्लियर होना चाहिए। कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, क्या कौन ऑब्जेक्ट है ना, ऐसा। मेक द मेन आइडिया डिस्टिंक्ट फ्रॉम सपोर्टिंग आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन, तो ठीक है, सिंपल है। मेक द रिटन टेक्स्ट कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब साफ साफ यहाँ लिखा हुआ, अरेंज्ड एंड मीनिंगफुल। कोई चीज अरेंज्ड होगी, मीनिंगफुल होगी, तभी वो जाके क्या होगी, है ना। राइट द कंटेंट अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द रीडर। जो भी कंटेंट है वो लिखिए मेंटल लेवल रीडर के हिसाब से। सपोज यू आर राइटिंग समथिंग फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 8th और 9th क्लास, तो आपका कंटेंट बहुत हेवी नहीं होना चाहिए, बहुत हाई फाई नहीं होना चाहिए। और आप लिख रहे हैं कोई चीज़ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के बाद वालों के लिए, कि कोई भी पढ़े समझे, तो आप उसको बहुत सिंपल नहीं रख सकते हैं। हर चीज़ का अपना एक हिसाब किताब रहता है ना, उस हिसाब से चलता है। मुद्दा ये है। ये कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, अभी कुछ क्वेश्चंस हम लोग और करेंगे, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से आप देखो, ये तीसरा हो चुका था, 21 23 भी हो गया। इफ a student is making pronunciation errors, the best way to help him or her is to correct pronunciation बिना किसी ह्यूमिलिएशन के उसको आपको प्रोवाइड करना है, बताना है, डांटना नहीं है, पेरेंट्स को नहीं बुलाना है, मजाक नहीं उड़ाना। ये तो सिंपल बच्चों वाली चीजें हैं। आओ आगे बढ़ते हैं हम लोग अब यहाँ से। A person who is fluent speaker is likely to possess logico-mathematical ability, bodily kinesthetic ability, म्यूजिकल एबिलिटी एंड वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी। तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी ये उसके पास होगी। ठीक है, मनीषा का भी आंसर सही है और जैस्मिन का भी आंसर सही है, बहुत बढ़िया। आज इतने कम लोग हैं मतलब क्लास में, कारण धनतेरस। नो नोबेद नाजरीन, चलिए आप लोग भी हैं, आइए। A teacher of class 5 is practicing interactive listening in the class. She should focus on। क्लास 5 की टीचर इंटरैक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस करवा रही है क्लास 5 के स्टूडेंट्स को क्लास में। शी शुड फोकस ऑन, उसका फोकस किस पे होना चाहिए, लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग स्पीकर्स एटीट्यूड, लिसनिंग टू वर्ड स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, लिसनिंग टू द प्रोनाउंसिएशन एंड लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। चूंकि इंटरैक्टिव सेशन चल रहा है, मतलब मैं भी बोल रहा हूँ, वो भी बोल रहा, वो भी बोल रहा, वो भी बोल रहा, हर कोई बोल रहा है और सुन रहा है, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं,
तो अब यहाँ पे उसको इंटरेक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस करवाना है। तो लिसनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? प्रोनाउंसिएशन को ध्यान रखना पड़ेगा। तो शी शुड फोकस ऑन लिसनिंग टू द प्रोनाउंसिएशन, की कौन सा बच्चा कैसे प्रोनाउंस कर रहा है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे। यूजिंग अ वर्ड बैंक एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग हेल्प्स टू बिल्ड। मुझे लग रहा था यही होगा। चलो जी, अच्छा लगा तुम्हें। Using a word bank and brainstorming helps to build ideas, writing skills, reading comprehension and vocabulary. वर्ड बैंक और ब्रेनस्टॉर्मिंग का यूज क्या बिल्ड करने में हेल्प करता है? आइडियाज बिल्ड होते हैं, राइटिंग स्किल बिल्ड होती है, वोकेबलरी बिल्ड होती है, या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब पढ़ के समझना बिल्ड होता है। आप कोई भी वर्ड बैंक मतलब डिक्शनरी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि कोई चीज़ वर्ड मीनिंग दी हुई है, सेंटेंस कहीं लिखा हुआ है, उसको पढ़ के उसके अर्थ को समझ पाए। तो पर्पस तो यही हो रहा है कि मैं रीड करके उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाऊँ। थर्ड आएगा पूर्णिमा, वोकेबलरी इंप्रूव नहीं होती खाली डिक्शनरी से। डिक्शनरी जिस पल आपको किसी वर्ड की मीनिंग पता चली उसी पल आपको वो चीज़ पढ़ के समझ में आ गई। जैसे आपके पास एक सेंटेंस मैंने लिखा था कुछ देर पहले, वो दिया था ना मैंने, आई एम गेम फॉर इट। कहाँ गया वो? ये आई एम गेम फॉर इट। जिस पल आपको गेम का मतलब पता चला वर्ड बैंक से, ये पूरे सेंटेंस को आपने कॉम्प्रिहेंड कर लिया, समझ लिया। तो वर्ड बैंक की मदद से और ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब आप सोच रहे हैं ना उस बात को, आप मन में ले जाकर उन सब बातों को सोच रहे हैं, तो इससे क्या हुआ? इससे आपको पता चला उसका मतलब पूरा का पूरा। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 32 का 3। Enya while teaching paragraph construction should draw attention to। मान लो पैराग्राफ लिखना मुझे सिखाना है, ठीक है जस्मिन? आइडियाज वर्ड के वजह से नहीं बढ़ते हैं, आइडियाज तो सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीजें और हो जाती है जिससे आपके आइडियाज बढ़ते हैं। वर्ड बैंक और ब्रेनस्टॉर्मिंग से हम चीज़ों को समझने में सक्षम हो जाते हैं। हमने समझा और हमने अपने अंदर वो चीज़ लाया तो हमारे आइडियाज़ बढ़ जाएंगे, फिर वो एक अलग बात है। अब मान लो तुम पढ़ा रही हो क्लासेस में और तुम्हें पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन पढ़ाना है कि कैसे एक पैराग्राफ पूरा लिखा जाता है। तो पहले एक जैसे सेंटेंस लेकर के आओ, उनको लिखो, एक जैसे पॉइंट्स लिखो, उनको सोचो। तो आइडियाज़ की ओरिजिनलिटी इस पे ध्यान रहेगा, टॉपिक, सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स और कनेक्टर्स पे ध्यान रहेगा, रेंज ऑफ वोकैबुलरी पे ध्यान रहेगा, या वेराइटीज ऑफ आइडियाज पे ध्यान रहेगा। तो मान लो अगर कोई सेंटेंस पोल्यूशन के ऊपर है, आई मीन कोई ऐसे है पोल्यूशन के ऊपर, कोई पैराग्राफ आपको उस पोल्यूशन में वाटर पोल्यूशन के ऊपर है, तो आपके पास वाटर पोल्यूशन से संबंधित सेंटेंस होने चाहिए, उससे रिलेटेड जो जो छोटी छोटी बातें होनी चाहिए कि लिक्विड वेस्ट को बहा दिया जाता है, ठीक है, जानवरों को डायरेक्ट धो दिया जाता है, फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट को बिना ट्रीट किए बहा देते हैं नदियों में, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो कुछ सपोर्टिंग डिटेल्स हो गए आपके पास और कुछ कनेक्टर्स हो जाते हैं कि एंड है कि बट है कि ऑल दो है, ऐसे करके जोड़ेंगे। सो 33 का सेकंड यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन के दौरान ध्यान दिलाना चाहिए किसी विद्यार्थी का
टॉपिक में यूज होने वाले सेंटेंसेस के प्रति, कुछ छोटे छोटे जो डिटेल्स हैं उनके प्रति, और कुछ कनेक्टर्स के प्रति। 34. What is the skill among the ones given below that cannot be tested in a formal written examination? वो स्किल क्या है? वो स्किल क्या है उनके बीच में जो भी यहाँ दिया गया है, जिसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं फॉर्मल रिटन एग्जामिनेशन के दौरान? मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लेजर, एनालाइजिंग टेक्स्ट्स और रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। वर्ड्स एंड फ्रेजेस की मीनिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लेजर, एनालाइजिंग टेक्स्ट और रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। तो देखो सारी चीज़ तो टेस्ट हो ही जाएंगी जब भी आपने कुछ लिखा है, बट अब लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं खुशी के लिए, क्या है क्या नहीं, ये तो टेस्ट नहीं हो सकता ना। सो सेकंड आएगा यहाँ पे, एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लेजर। मनीषा, टेक्स्ट की एनालिसिस तो हो ही जाएगी। आपने कुछ लिखा, लिख के मैंने देखा, आपने कुछ लिख दिया और मैंने उसको एनालाइज किया, टेक्स्ट आपका जो भी पार्ट है, कहाँ यार सही लिखा है, ये बढ़िया है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो मैंने एनालिसिस कर ली उसकी, तो मैं एनालाइज तो कर ही सकता हूँ कि आपने सही लिखा, गलत लिखा, आइडियाज आपके अच्छे हैं, नहीं अच्छे हैं, बहुत सुपरफिशियल लिखा है, बहुत डीप में जाके लिखा। तो मैं टेक्स्ट एनालिसिस कर ले रहा हूँ। मैंने पढ़ा आपके रिटन एग्जामिनेशन को और मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई, वर्ड्स और फ्रेजेस की मीनिंग मुझे पता चल गई, लेकिन अब प्लेजर के लिए रीडिंग है कि क्या है, ये आपके रिटन एग्जामिनेशन से नहीं पता चलता है कि आप कितने खुश हैं वो चीज पढ़ करके। तो 34 का सेकंड, लैंग्वेज स्किल्स शुड बी टॉट। लैंग्वेज स्किल को सिखाया जाना चाहिए इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, थ्रू इमिटेशन, इन आइसोलेशन, थ्रू क्लियर एक्सप्लेनेशंस। देखा जाए तो ये सब लैंग्वेज स्किल को सिखाने का ही कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है। थ्योरी ऑफ इमिटेशन है, अकेले सिखाएं किसी को आप तब ज्यादा समझ में आएगा, या क्लियर एक्सप्लेनेशन दे करके कोई चीज सिखाएं तब ज्यादा समझ में आएगा। तो इट इज फर्स्ट इंटीग्रेटेड मैनर। सेकंड कहाँ से हो सकता है? इमिटेशन तो एक पार्ट हुआ ना जिसमें, लैंग्वेज स्किल्स में इमिटेशन एक छोटा सा पार्ट हुआ। हम कई सारी चीजों को इंटीग्रेट कर देते हैं लाला करके, तो उससे ज्यादा सही से स्किल कोई सीख पाता है। केवल नकल कराएंगे थोड़ी सीख लेगा। नेक्स्ट आ जाओ 43। नंबर पे नहीं जाना, भावनाओं को समझो। द पर्पज ऑफ रैपिड रीडिंग इज फॉर इंटरेस्ट, फॉर स्पेसिफिक डिटेल, एक्सटेंडेड रीडिंग और सीकिंग इंफॉर्मेशन। रैपिड का मतलब ही नाम से ही लग रहा क्या, फास्ट। अब आपके पास मान लो सीटेट की एलिजिबिलिटी पूरी आगे दिख रही है। अब दिखा आरक्षण के लिए योग्यताएं, फटाफट आपने देखा, पढ़ लिया। फिर आपने देखा शैक्षणिक योग्यताएं, फिर आपने देखा कि कौन कौन से अनिवार्य चीजें हैं यहाँ पे। तो ये आप फटाफट पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी, क्यों? क्योंकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो दिस इज व्हाट फोर्थ वन, सीकिंग इन्फॉर्मेशन इज द पर्पज ऑफ रैपिड रीडिंग। फटाफट पढ़ना ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, फिर आगे काम बढ़ा देना है। नोट मेकिंग इज डन during a lecture, while reading a review,
during extensive reference work, while writing an essay. नोट मेकिंग करा जाता है लेक्चर के दौरान, कोई रिव्यू पढ़ रहे हैं उसके दौरान, एक्सटेंसिव रेफरेंस वर्क के दौरान, या निबंध लिखने के दौरान। आप सोचो कि लेक्चर के दौरान ठीक ही लग रहा, लेकिन लेक्चर के दौरान ये नहीं समझ में आ रहा ना कि लेक्चर आप दे रहे हैं कि आप सुन रहे हैं, तो गड़बड़ मामला। रिव्यू पढ़ रहे हैं उसके दौरान नोट मेकिंग करें। 44 का थर्ड, एक्सटेंसिव रेफरेंस वर्क जब आप कर रहे हैं, कई सारे रेफरेंसेस दिए गए हैं, इसका यहाँ, उसका वहाँ, उसका वहाँ, उसका वहाँ, तब नोट मेकिंग जरूरी हो जाती है कि नोट बना लें, हाँ भाई ये, ताकि आपके पास फैक्ट्स इकट्ठा रहें। दिस इज व्हाट ड्यूरिंग एक्सटेंसिव रेफरेंस वर्क। व्हेन रीडिंग टू डिकोड मीन्स, व्हेन रीडिंग टू डिकोड मीन्स टू, जब रीडिंग का मतलब डिकोड करना हो जाए, इसका मतलब क्या हो जाता है? जब रीडिंग कर रहे हैं डिकोड करने के, तो इसका मतलब क्या हो गया? An action used in ICT solving a complex puzzle to analyze and understand and understanding a foreign language. Foreign language की बात तो नहीं है, बस फिलहाल थर्ड सही है। To analyze and understand, ये आपका हो गया रीडिंग टू डिकोड का मतलब। डिकोड का मतलब हिडन मीनिंग को जानना। To know the hidden meaning. तो हम उस चीज को एनालाइज करके अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे मान लो किसी ने लिख दिया ऐसा, जैस्मिन तुम्हें कभी किसी ने लिख के दिया ऐसा, हाय जैस्मिन 143 ऐसा कभी किसी ने लिख के दिया? अब मान लो कहीं पे लिख के आया और तुम्हें सपोज नहीं पता है, तो तुम सोचोगी कि यार इसका क्या मतलब हो सकता है, 143 कैसा नंबर दे दिया, ये अजीब सा। नाउ यू आर रीडिंग इट टू डिकोड, आप इसको एनालाइज कर रहे हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से हो सकती है या नहीं हुई तो कोई बात नहीं, नहीं पता चला, फिर किसी से पूछा यार ये 143 का मतलब क्या है, अजीब सा। तो किसी ने कहा अबे तुझे ये भी नहीं पता, ये 1 माने आई होता है, 4 का मतलब लव होता है, 3 का मतलब यू होता है, क्योंकि लव में 4 अक्षर होते हैं और यू में 3 अक्षर होते हैं बस। अच्छा ये हो गया, तो आपने अब उस पूरे पार्ट को एनालाइज किया और अंडरस्टैंड कर लिया, तो ये होता है रीडिंग टू डिकोड का मतलब। ठीक है, हंसी मजाक के साथ ये बातें समझ में आ गई और एक एक बड़ी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई ये ग्रेट कोड हो गया, हाँ जी ग्रेट कोड है। सो 45 का 3, चलो बात आगे बढ़ाते हैं। लर्निंग टू रीड मीन्स, ठीक है, पढ़ने के लिए सीखना का मतलब क्या है? सॉरी, सीखना पढ़ने के लिए इसका मतलब क्या है, मतलब रीडिंग का मतलब क्या हुआ? डिकोडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज, डिकोडिंग द मीनिंग। अगर मेरे पास कोई चीज आ गया और मैंने कहा जस्मिन, मनीषा इसको पढ़ो, पूर्णिमा पढ़ो, और बताना मेरे को इसका क्या मतलब निकला। तो आप जब भी कोई चीज पढ़ते हैं तो पर्पस क्या होता है? क्या ग्रामर के स्ट्रक्चर को हम डिकोड कर रहे हैं? नहीं, हम उसकी मीनिंग को डिकोड कर रहे हैं। सो डिकोडिंग द मीनिंग सेकंड यहाँ पे आएगा। लर्निंग टू रीड मीन्स डिकोडिंग द मीनिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग इज, एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब क्या हो गया? अगर हम बहुत ज्यादा कोई चीज पढ़ रहे हैं, ठीक, मेरी शादी है 19 को, मैं शॉपिंग मॉल में हूँ, स्टडी विद शॉपिंग, मनीषा।
ओ माय गॉड, ये 19 तुम्हारी शादी है 19 नवंबर को, और आज 2 नवंबर हो गया, 17 दिन बचे हुए हैं। अरे बाप रे। अब बताओ कहाँ शॉपिंग कर रही हो जी मनीषा? शॉपिंग एंड स्टडिंग दोनों काम चल रहा है साथ साथ में, पढ़ाई भी चल रही है। क्या बात है, मानना पड़ेगा फिर तो। देखो ऑनलाइन क्लास का कितने फायदे हैं ये सब, नहीं? अच्छा, लखनऊ में शादी है, वाह, बढ़िया, शानदार जगह है। हाँ, चलो अच्छी बात है। मेरी ओर से अभी से आपको ऑल द बेस्ट आपकी शादी के लिए, और बहुत अच्छा रहे आपका जो नया सफ़र शुरू होने जा रहा है वो। हाँ, और आप आगे बढ़ें, जल्दी से जल्दी आपकी शादी के जस्ट कुछ समय के बाद ही आपकी बढ़िया जॉब भी लग जाए। आई मीन, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ये दुआएं हैं मेरी बिल्कुल आपके लिए। ठीक है मनीषा, बट चलिए ग्रेट यार, पढ़ाई भी कर रही हो और शॉपिंग भी कर रही हो, तो देख लेना कहीं लहंगा का कलर इधर उधर ना हो जाए। हाँ, ध्यान रखना। पता चला तुमने सोचा मैं रानी कलर ले रही हूँ और कलर आ गया रेड वहां पे, तो ये ध्यान रखना थोड़ा। एक्सटेंसिव रीडिंग इज रीडिंग टू नो द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड, रीडिंग टू extrapolate and critique, reading for information, reading the text for pleasure। हम एक्सटेंसिव रीडिंग क्यों करते हैं? रीडिंग द टेक्स्ट फॉर प्लेजर, खुशी के लिए। यस जैस्मिन, बिल्कुल ठीक है। अब सोचो एक 2016 में क्वेश्चन ही आया हुआ है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, देखते हैं कितना सही होता है। There are 44 sounds in English. Out of these, how many sounds are vowels and how many are consonants respectively? चौवालीस साउंड्स इंग्लिश में हैं, और इनमें से कितने साउंड्स वावल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं क्रमशः? तो वावल्स टोटल हो गए 20, जिसमें आपको मैंने बताया था दो होते हैं, मोनोप्थंग्स और डिप्थंग्स। मोनोप्थंग्स हो जाते हैं 12 और डिप्थंग्स हो जाते हैं टोटल 8। तो ये 20 हो गया, 20 का आंकड़ा केवल यहीं दिख रहा है, कहानी खत्म हो गई यहीं पे। अब क्वेश्चन यहाँ पे और भी बन सकता है, हाउ मेनी डिप्थंग्स आर देयर, हाउ मेनी मोनोप्थंग्स आर देयर, हाउ मेनी ग्लाइडिंग वावल्स आर देयर। तो डिप्थंग्स और ग्लाइडिंग वावल्स एक ही चीज है। अ वर्ड गेट्स इट्स मीनिंग, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक वर्ड को इसकी मीनिंग मिलती है डिक्शनरी से, स्पेलिंग से, ओरिजिन से, या कॉन्टेक्स्ट के अनुसार। क्या होगा जैस्मिन? मनीषा का आंसर आ चुका है, जैस्मिन का भी आंसर आ गया, ए आंसर ठीक है। इसका भी आंसर ए रहा, इन रिलेशन टू इट्स कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के अनुसार मतलब निकल के आता है। चलिए आपके पास एक पैसेज आ गया, फटाफट देखते हैं इस पैसेज को। अच्छा, लिखने के ऊपर ही पैसेज कितना बढ़िया आ गया। ये पैसेज बेस्ड ऑन पेडागोजी है, इट्स अ पैसेज बेस्ड ऑन पेडागोजी। To write well, you have to be able to write clearly and logically, and you cannot do this unless you can think clearly and logically. If you cannot do this yet, you should train yourself to do it by taking particular problems and following them through point by point to a situation without leaving anything out and without avoiding any difficulties that you meet. अभी क्या कह रहे हैं कि आपको लॉजिकल और क्लियर सोचना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लिख सकते हैं। अगर आप लॉजिकल और क्लियर नहीं सोच पाते हैं तो आपको अपनी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अपने आप को इसको ऐसा करने के लिए। और ये होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को आप लें और एक एक पॉइंट उसका तह तक जाएं, सोचें विचारें उसके बारे में बढ़िया से, ठीक है, और हल पे आने की कोशिश करें। जैसे ही आप 6-7 प्रॉब्लम्स को इसी तरीके से लेके इस तरह से काम करोगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो डेवलपमेंट आ जाएगा कि आप लॉजिकल और क्लियर सोच पा रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि हम हर मुद्दे पे नहीं जाते हैं ना। किसान आंदोलन चल रहा है, अच्छा है कि बुरा है हमें नहीं पता, कहने को हम भले कुछ भी बोल दें, जब तक पूरी जड़ पे ना जाए, तह तक ना जाए, तब तक आप कुछ भी नहीं बोल सकते, मतलब कुछ नहीं बोलना चाहिए। एट फर्स्ट यू फाइंड क्लियर, स्टेप बाय स्टेप थॉट वेरी डिफिकल्ट। कहना शुरुआत में आपको क्लियर और एकदम स्टेप बाय स्टेप थॉट बहुत मुश्किल से मिलता है। ठीक है, यू मे फाइंड दैट योर माइंड इज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, दिमाग एक जगह लग ही नहीं पा रहा। सेवरल अनकनेक्टेड आइडियाज में अकर टुगेदर, ये वो सब आपके दिमाग में आ रहा है। बट प्रैक्टिस विल improve your ability to concentrate on a single idea and think about it clearly and logically। लेकिन प्रैक्टिस कर करके बार बार आप क्लियर सोचना शुरू कर दोगे, और इससे आपकी जो एबिलिटी है कंसंट्रेट करने की या क्लियरली और लॉजिकली सोचने की, सही हो जाती है। In order to increase your vocabulary and to improve your style, you should read widely and use a good dictionary to help you find the exact meanings and correct usages of words। Increase करना है vocabulary, improve करनी है अपनी style, तो आपको read करना चाहिए बिल्कुल widely and use a good dictionary to help you find the exact meanings and correct usages of words। vocabulary increase करना हो, अपने स्टाइल को इम्प्रूव करें, तो आपको रीड करना चाहिए खूब। देखा, आ गई बात रीडिंग पे। अगर आपको कोई चीज़ इम्प्रूव करना है, ठीक है, वोकैबलरी इम्प्रूव करनी है और स्टाइल इम्प्रूव करनी है, तो आप रीड करें खूब जमकर, वाइडली, बहुत ज़्यादा, एंड यूज़ अ गुड डिक्शनरी, और एक अच्छे डिक्शनरी का इस्तेमाल करें टू हेल्प यू फाइंड द एग्जैक्ट मीनिंग्स, ताकि आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता चल पाए एंड करेक्ट यूसेजेस आपको पता चल जाए वर्ड्स के। ऑलवेज रिमेंबर दैट रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस इज नेसेसरी इफ यू वांट टू लर्न टू राइट वेल। क्या कह रहे हैं? रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस, बार बार और रेगुलर जरूरी है यदि आपको अच्छा लिखना है तो। इट इज नो गुड वेटिंग अंटिल यू हैव एन इंस्पिरेशन बिफोर यू राइट। डोंट वेट फॉर इंस्पिरेशन की कोई मेरे को प्रेरणा मिलेगी तब मैं लिखना शुरू करूंगा। इवन विद द मोस्ट फेमस राइटर्स इंस्पिरेशन इज रेयर। बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स के लिए भी इंस्पिरेशन बड़ा रेयर है। Someone said that writing is 90% हार्ड वर्क। लिखना तो सबसे कठिन काम होता है, सच्चाई है। क्या है? अब जैसे मैं कई बार सोचा कि मैं डायरी लिखा करूं, और मैंने कई बार लिखा भी, 21 दिन तक लगातार मैंने कुछ तो कुछ लिखा, फिर ब्रेक हो गया। तो ये यहाँ पे बात हो गया कि आपको 90% हार्डवर्क है और 1% इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन कहीं से मिलती है ना, फिर जब आप उस काम को करते हैं तो उसमें आपको हार्डवर्क नहीं करना पड़ता। जैस्मिन, आपको किसी बहुत अच्छे फ्रेंड से मिलने जाना है, बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही उससे, बहुत अच्छा फ्रेंड है आपका, ठीक है, या बहुत अच्छी फ्रेंड है आपकी, दैट डजंट मैटर। तो उससे मिलने के लिए आपके अंदर एक इंस्पिरेशन है कि मेरे को उससे मिलना बहुत मन है, आप उस काम को करती हैं। क्या लगता है कि आपने उससे मिलने जाने के लिए प्लान किया और वहां पे गई और आप थक गई? नहीं, यू गेट एनर्जी। ठीक है, तो जब आपके पास इंस्पिरेशन मिल जाए तब तो आपको उसमें कोई मेहनत लगती ही नहीं है। लेकिन जब आपके पास कोई इंस्पिरेशन ना हो तो आप हार्डवर्क करें, तो आपको वो हार्डवर्क ही लगेगा और हार्डवर्क करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा रेयर है कि इंस्पिरेशन मिल जाए कहीं से। समवन सेड दैट, है ना वही बात, 1% इंस्पिरेशन, सो द सूनर यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ डिसिप्लिनिंग योरसेल्फ टू राइट, द बेटर योर रिजल्ट यू गेट वेरी फास्ट। जितना जल्दी आप इस हैबिट में आ जाओगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा।
To write well, a person must train himself in dealing with a difficult problem. अच्छा लिखने के लिए एक व्यक्ति को ट्रेन करना चाहिए, किसके लिए? थिंकिंग क्लियरली एंड लॉजिकली। मनीषा, फोर्थ कैसे होगा? अच्छा लिखने के लिए थिंकिंग क्लियरली एंड लॉजिकली पहले होगा। थिंकिंग क्लियरली एंड लॉजिकली के लिए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर। To write well, a person must train himself in thinking clearly and logically, and to train himself in thinking clearly and logically, he must follow some steps. Second, initially it is difficult to write because शुरुआत में लिखना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि लिखना कठिन होता है क्योंकि a good dictionary is not used, ideas occur without any sequence, aids to correct क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? ideas occur without any sequence. According to the passage, writing style can be improved by. राइटिंग स्टाइल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? थिंकिंग लॉजिकली, राइटिंग क्लियरली, अंडरगोइंग ट्रेनिंग, रीडिंग वाइडली। पैसेज के हिसाब से राइटिंग स्टाइल को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? थिंकिंग लॉजिकली नहीं जी, रीडिंग वाइडली, खूब ज्यादा पढ़ के। फेमस राइटर्स हैव अचीव्ड सक्सेस बाय। बहुत प्रसिद्ध लेखक ने अचीव किया है सफलता बाय डिसिप्लिनिंग देयर स्किल। अपने स्किल को उन्होंने डिसिप्लिन किया, अनुशासित किया। ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स मीन एग्जैक्ट एक्सेप्ट। सभी का मतलब एग्जैक्ट है इसको छोड़कर। इरेक्ट, इरेक्ट माने स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। तो आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग भी चलिए धनतेरस के, ठीक है, दिए जलाने में लग जाइए। जैस्मिन जल्दी से स्कूल से आ जाओ, और मनीषा आप शॉपिंग कर लो अपनी फटाफट, ठीक है। अब ध्यान लगाओ शॉपिंग में। हाँ, पैसेज में ध्यान कहाँ से लगेगा? शॉपिंग, वो भी शादी की शॉपिंग, वाह क्या बात है, बढ़िया। चलो ठीक है, फिर आज की सभा ही समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिए। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से दिवाली मनाइए, और फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड नाइट।